बच्चों फ्लो ऑफ लिक्विड्स पे हमारा ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हमारा आज का जो पहला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सारे मोशन हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही पढ़ रहे हैं। इसको हम आइडियल लिक्विड की हमने जो बात करी थी, तो ये है क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब भी एक टर्म ग्रेडियंट आता है, मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन जब बताया था, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसको आप ऐसे भी समझिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये भी एक तरह का ग्रेडियंट ही हुआ। अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, वेलोसिटी का रिलेटिव डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन होगा उसको कहा जाता है ग्रेडियंट वर्ड। ठीक है ना। और आगे जाके ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो ग्रेडियंट में एक डेल शब्द यूज होता है। अभी मैथमेटिक्स में चलता है डेल वाई। जैसे आपने डेल ए निकाला, ए माना कोई वेक्टर है, तो उसका जब हम डेल ले लेंगे तो ये उसका ग्रेडियंट बन गया। तो ये वेक्टर का वैल्यू डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है उसके लिए ग्रेडियंट हम यूज करते हैं। अब इसका जो टर्म आ रहा है ये लिक्विड्स के लिए आ रहा है। तो लिक्विड्स में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो है, अगर हम उसकी दो लेयर ले लें थोड़ी देर के लिए, कुछ इस तरह से समझें। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी स्पीड v मानता हूँ तो ये क्या होगी, अगर इसको v मान लें तो ये होगी v प्लस कुछ ज़्यादा होगी dv या डेल्टा v। और अगर आप इस वाली को v मानते हैं तो ये कुछ कम होगी v माइनस dv या डेल्टा v। ये इसकी सिंपल एक कंसेप्ट है। और तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ होगी। सपोज उसको अगर हम डेल्टा एक्स मान लें तो हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो बना डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। इस टर्म से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब क्या है, इन दोनों लेयर के बीच में, अब इसको थोड़ा क्लियरली और बना के समझते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच का कुछ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बना सकते हैं। तो लेट इनके ये लेयर का जो क्षेत्रफल है कुछ इस तरह से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो अपर लेयर है वो इस पर बैक साइड में फोर्स लगाती है और लोअर लेयर इसमें फॉरवर्ड की ओर फोर्स लगाएगी। और लेट इसका एरिया हमने ये मान लिया, और ये मान लिया कि स्पीड v और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया डेल्टा x या डेल्टा z, जो भी आप लेना चाहें। ये एजम्पशन कर लिया हमने। तो इनके बीच का जो ये रिलेटिव फोर्स है, जिसको हमने विस्कस फोर्स कहा, जो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है एक तो इस लेयर के एरिया के, कि वो इसका एरिया कितना है। दूसरा वो डिपेंड करता है इस वेलोसिटी ग्रेडियंट में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बनाया था हमने, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। तो इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये बना ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं ईटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि शांता गुणांक। ठीक है, इसका टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या शांता गुणांक। यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन आते हैं। प्लस माइनस साइन का सेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, ये इसको लगाएगी फॉर ये माना लिक्विड का फ्लो इस डायरेक्शन में। तो जब ये नीचे वाली की बात करेंगे तो ये सेम डायरेक्शन का फोर्स है तो प्लस हो गया। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली पे बैक लगा रही है मोशन के अपोजिट, तो उस समय ये माइनस साइन हो जाएगा। तो ये एक तरह से दोनों के बीच का क्या है, एक रिलेटिव फोर्स है। बाकी आप इसकी और डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड को 1 मान लें तो एफ इज इक्वल टू ईटा। यानी कि अगर हम यूनिट, यहाँ पर ए भी आएगा, अगर हम ए को भी 1 ले लें और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड को भी 1 ले लें, तो हमारा जो एफ है ये प्रोपोर्शनल टू ऑफ किसके आ जाएगा, या इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ईटा के। यानी कि फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कब इक्वल हो रहा है, जब लेयर भी एरिया 1 हो जाए और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 हो जाए। तो आप इससे इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं और इसका कोफिशिएंट वो भी निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं पॉइस कहते हैं। तो पॉइस यूनिट क्या होती है, अगर एफ है, एफ की बात करेंगे ईटा से अगर हम निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी अपॉन ए। तो न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकेंड, और एरिया की मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या पावर कैंसिल, तो न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं और इसकी यूनिट को हम लोग कह देते हैं पॉइस कह देते हैं। तो ये जब इसको आप एसआई यूनिट में और चेंज कर लेंगे, न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। आप न्यूटन को चेंज कर लीजिए, एफ इक्वल टू एम ए से, तो वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। वहाँ न्यूटन की जगह रख दिया किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर क्या आ गया, किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड। तो 1 जो
इसकी यूनिट को हम पॉइज में कहते हैं। पॉइज में ऐसे डिफाइन होता है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। पॉइज एक स्पेशल टाइप की यूनिट है। तो जो 1 पॉइज है वो इक्वल होता है 1/10 किलोग्राम बाय मीटर सेकेंड। और इसकी दूसरी यूनिट है डेकापॉइज। जो डेकापॉइज जो होगा वो कितने हो जाएगा, पॉइज का 10 टाइम्स। तो 1 डेकापॉइज जो है वो हो जाएगा 10 पॉइज के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि 1 पॉइज इक्वल माना जाता है 1/10 किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड के। तो बच्चों इसके बाद स्टोक्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में रिलेटेड है कि जब किसी लिक्विड में कोई बॉडी गिरती है, तो आप इसको ऐसे समझिए। कंडीशन बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई V वॉल्यूम की कोई बॉडी एक लिक्विड है, इसमें गिरी रही है, और इस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मान ली, और इस जो बॉडी है इसका वॉल्यूम हमने V, इसकी डेंसिटी को हमने रो मान लिया। अब इसमें नॉर्मली होता क्या है, इसका वेट नीचे को काम करता है। तो जो इसका वेट होगा mg वो हो जाएगा V रो जी के इक्वल। और प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की, वो उस पर एक अपथ्रस्ट लगाती है जो होगा V सिग्मा जी, जो हमने आर्किमिडीज लॉ में पढ़ा था। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, V रो जी माइनस V सिग्मा जी। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे पैरासूट से कोई नीचे गिरता है तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आदमी को सिंपल ड्रॉप किया जाए तो बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन पैरासूट अगर वो खोल दे अपना तो उसकी वेलोसिटी नीचे गिरने की कम हो जाती है। वो इसीलिए होती, देखिए आदमी पैरासूट से गिरा तो पैरासूट से गिरने का अर्थ क्या है कि एयर ने एक ऊपर की ओर रेजिस्टिव फोर्स लगा दिया, उसका वेट तो लगा था नीचे की ओर, एयर का रेजिस्टिव फोर्स ऊपर को गया, तो नीचे को जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि इसकी बात करें, इसका फोर्स इतना था लेकिन लिक्विड ने इस पर इतना फोर्स लगाया तो नीचे को जो नेट फोर्स है वो इसका कम हो गया। तो इससे जो इसका रिजल्टेंट जो नेट फोर्स आया या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन माना जी डैश हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, एम जी डैश के। एम जी डैश एक्चुअली में नेट फोर्स है, इन दोनों को जो माइनस करके रिजल्टेंट उसका क्या निकलेगा, जिसको कहेंगे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो जब इसको यहाँ से जी से एम से डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया हमारा जी डैश। तो जी डैश आ गया V इंटू जी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा, और m की जगह पर V इंटू रो आ गया। तो V से V कैंसिल, तो जी डैश इज इक्वल टू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। यानी कि जब कोई बॉडी चाहे वो एयर में ले ले या चाहे हम फिलहाल लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के केस में अगर हम कहेंगे रिजल्टेंट जब कोई बॉडी गिर रही है तो उसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इतना आ जाएगा। अब इसमें अगर रो और सिग्मा सेम हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं, अगर रो और सिग्मा सेम हो जाए तो जी डैश 0 हो जाता है। और सामान्यतः क्या होता है कि जो भी सॉलिड जब गिरता है तो सॉलिड की डेंसिटी रो से थोड़ा ज़्यादा, सिग्मा से ज़्यादा होती है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए सिग्मा 1 हो गया, और एक लेड की गोली की बात करें तो जो लेड है उसकी डेंसिटी होती है लगभग 11 के इक्वल। तो वो जब कोई लेड की बॉल या शीशे की बॉल किसी पानी में गिरेगी तो जो उसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, रो आपका 11 माइनस 1 अपॉन 11, यानी कि 10/11 जी। तो जी के 10/11 पार्ट से वो नीचे को गिरेगी, जो कि बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग कई और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कभी रो या सिग्मा रो से बड़ा हो गया, सिग्मा इज ग्रेटर देन जी, तो उस केस में जी डैश क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब जी डैश नेगेटिव का अर्थ क्या हुआ कि जी डैश तो नीचे को लगा है रिजल्टेंट, नेगेटिव जी डैश आएगा तो वो कहाँ को लग जाएगा, ऊपर की ओर, यानी कि आपको वो लिक्विड ऊपर की ओर डूब थ्रस्ट देगा। तो ऐसा नॉर्मली होता है। इजराइल में एक डेड सी है, तो उस डेड सी में क्या होता है, नॉर्मली कोई भी आदमी डूबता नहीं है, यानी कि अगर उसमें कोई आदमी तैरे तो वो जैसे ही नीचे को जाता तो पानी उसको ऊपर को धकेल देता। कारण क्या है कि वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो लिक्विड आपको डूबने ही नहीं देगा। अगर कोई वहाँ डूब के मरना भी चाहे तो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि लिक्विड क्या करता, पानी उसको ऊपर को धकेल देता, उसकी सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मल जैसे अगर नदी में अगर किसी आदमी को डुबाए तो आराम से डूब सकता है, लेकिन उस डेड सी में कोई भी नहीं डूबता क्योंकि उसकी सेलिनिटी ज़्यादा है,
यानी कि उसका सिग्मा ज़्यादा है, तो सिग्मा ज़्यादा है, रो कम है, तो वो ऊपर की ओर एक थ्रस्ट दे देता है, यानी कि वो नीचे को जाता है लेकिन वो कहाँ को जाता है, अगर वो उसको आप डुबाएंगे, जब तक आपने फोर्स लगाया तो नीचे लगा, जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे वो उसके सरफेस पे आ जाता है। तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में कि डेड सी में नॉर्मली होता क्या है। तो बच्चों आज हमने स्टोक्स लॉ की कंसेप्ट सीखी थी। कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आता है कि जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है उस चीज़ को सीखेंगे। थैंक यू।